हमारा है उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। आप जानते हैं हमारे देश में लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी कायम रही। आजादी के बाद हमारे भारत सरकार, हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसी व्यवस्था किया ताकि फिर से भविष्य में कभी भी कोई विदेशी शक्ति हमारे देश पर हावी ना हो सके। इसीलिए आजादी के बाद भारत सरकार ने जो औद्योगिक नीति अपनाई उसमें उन्होंने क्या किया, निवेश, विदेशी निवेश को बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया शुरुआत के दौर में। ठीक है ना। आप जानते हैं कि अंग्रेज भारत में क्यों आए थे? व्यापार करने आए थे। एक व्यापारिक रूप में भारत में वो आए और व्यापार करते करते क्या बन गए, हमारे मालिक बन गए। तो भविष्य में ऐसा फिर कभी ना हो कि कोई विदेशी शक्ति भारत में व्यापार करने आए या बेचने आए या निवेश करने आए और फिर से हमारे हम पर क्या हो, शासन करने लगे। ऐसी स्थिति फिर से कभी ना आए, इसके लिए हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने, हमारे देश के जो उस समय राजनीतिज्ञ थे, मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, जो भी हमारे अधिकारी थे, उन्होंने ऐसी व्यवस्था किया कि कभी फिर ऐसी नौबत ना आए। इसलिए उन्होंने क्या किया, विदेशी निवेश को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया। मतलब विदेशी कोई भी आकर भारत में उद्योग धंधा नहीं लगा सकता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो देशी निवेश था, निजी, जैसे देश के आदमी, जैसे आपका रिलायंस हो गया, मित्तल हो गया, जिंदल हो गया, टाटा हो गया, मतलब देश के आदमी भी 200 करोड़ रुपया से अधिक निवेश नहीं कर सकते। ठीक है। ये भी हमारा एक रखाया गया, शर्त रखा गया। विदेशी तो नहीं कर सकते हैं और देशी लोग भी, अगर आपके पैसा है तो नॉट मोर देन 200 करोड़, मतलब लिमिट रखा गया ताकि कोई देशी व्यक्ति भी जिसके पास काफी अधिक धन है वो भी हमारे देश को संचालित ना करे पैसे के बल पर। ठीक है ना। इसलिए सारे विदेशी निवेश प्रतिबंधित थे, मतलब उदारीकरण नहीं था। लेकिन 1970 के दशक आते आते हम लोगों ने देखा कि जो भी उद्योग धंधा है, जो भी निवेश, कौन कर रहा है भारत में? कौन कर रहा है? आजादी के बाद कौन किया? किसने किया? देशी को भी मना किया गया ना, विदेशी तो प्रतिबंधित था, देशी लोगों में नॉट मोर देन 200 करोड़। तो मुख्य निवेश किसका रहा? सरकार का। बिल्कुल सरकार का। मतलब क्या हुआ, जो चीज भी संचालित होगी, निवेश होगा, फैक्ट्री होगा, उद्योग धंधा होगा, सब कौन करेगा? हर क्षेत्र में सरकार। लेकिन 70 के आते देखा गया कि जो सरकार ने निवेश किया, जितने भी उद्योग धंधे में, जितने भी इंटरप्राइज है, जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप, सब में क्या हुआ? घाटा चला। क्योंकि सरकारी तंत्र अव्यवस्था की शिकार हो गई। आप जानते हैं कि लाल पिताशाही है, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद है, कहीं इंटरव्यू हो रहा है, कहीं बहाली हो रही है तो अपने आर्थिक मंत्री घुसा देंगे, बहुत घुसा देंगे। जानते हैं कार्यशैली, जानते हैं सरकारी दफ्तर का, सरकारी उद्योग का निजी जैसा नहीं होता है। समय है 10 बजे आएंगे, 12 बजे, 11 बजे चल जाएंगे, पहले ही अधिक बोलेंगे 30 लाख जिंदाबाद, है कि नहीं? तालाबंदी हो जाएगा, हड़ताल हो जाएगा, शिकायत हो जाएगी ऊपर से। तो इस कारण, लेकिन इससे क्या हो, नुकसान होगा उत्पादन में। दूसरी बात और क्या है, अगर सरकारी उद्योग धंधा है, सरकारी इंटरप्राइजेज है, सरकारी कंपनी है, तो उनको क्या है, पैसा मिलना है सरकार से, उद्योग चले ना चले, फायदा हो ना हो, सैलरी तो मिलना उनको है। इसलिए क्या करते हैं, ऐसे चीज जगह पर वे अपने फर्म को, अपने उद्योग को, अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए अधिक विशेष प्रयासरत नहीं होते। जानते हैं सैलरी मिलना मुझे है, घाटा भी होगा तो क्या होगा, मिलेगा ही, कोई निकाल सकता नहीं उनको, है कि नहीं है? तो सरकारी है वो। तो इस कारण से क्या हुआ, लेकिन इससे क्या हुआ, देश का नुकसान हुआ, उद्योग का नुकसान हुआ, फैक्ट्री का नुकसान हुआ। ठीक है ना। तो सरकार ने ऐसा आकलन किया कि बहुत सारे ऐसे उद्योग थे जो कि बंदी कगार पे आ गए, जो घाटा हो रहा है उनका। अब सरकार के पास उनको सैलरी देने के लिए पैसा नहीं हो रही थी, यही कारण एचईसी बिक रही थी। आपने सुना होगा 10-15 साल पहले एचईसी बिक रही थी, यही कारण थी। जो एचईसी क्या है, सरकारी फैक्ट्री है, तो इन्हीं कारणों से एचईसी बिक रही थी। लेकिन भगवान का भला है कि एचईसी बिकते बिकते बच गई और आज पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण में है। लेकिन इसके अतिरिक्त सरकार ने अधिकांश अपने उद्योग, इंटरप्राइजेस का जो भी आर्थिक गतिविधि सब बेच दिया।
आपने सुना होगा अशोका होटल, सब सरकार के अंदर था। इंडियन एयरलाइंस सब सरकार के अंदर था। जो बीएसएनएल जानते हैं आपने, उसका नाम क्या था? विश्व संचार निगम, बीएसएन। इसका नाम था बीएसएन। सरकार ने बेच दिया इसका पूंजी। पहले क्या पूर्ण रूप सरकारी था, आज पूर्ण सरकारी नहीं है। इंडियन एयरलाइंस पूर्ण सरकारी था, आज सरकारी पूर्ण रूप नहीं है। तो इसी प्रकार बहुत सारे उद्योग धंधे सरकार ने बेच दिया। इसे कहते हैं विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट। जो लास्ट में पढ़ा था आपको मैंने, यही विनिवेश है। मतलब हमारी पूंजी 100% का, हमने उसका 100 में से क्या 40 बेच दिया, 30 बेच दिया। तो इस प्रकार सरकार ने लगभग सभी क्षेत्रों को अपना डिसइन्वेस्ट किया है। कहीं पूर्ण कर दिया है, कहीं कुछ परसेंटेज किया है, कहीं 80%, कहीं 60%, कहीं 40%। तो अधिकांश क्षेत्र सरकार के पास मात्र 3 ऐसे क्षेत्र हैं जो पूर्ण रूप से केवल सरकार के अंदर ही हैं, वो प्राइवेट के अंदर नहीं। बताया था कुछ किसी याद है? रेलवे। इधर घुमा दीजिए। कौन बताइए नाम? सर रेलवे। हाँ बिल्कुल, रेलवे। रेलवे क्या है? पूर्ण रूप से सरकार के अंदर भी है। दूसरा क्या है? आर्म्स एमिशन, मतलब गोला बारूद बम, जो गोली जो बनती है वो सारा क्या है? पूर्ण सरकार के नियंत्रण में हो। ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी जो परमाणु ऊर्जा है वो पूर्ण रूप सरकार के अंदर। मात्र 3 ही क्षेत्र है कि जो कि सरकार के अंदर है। बाकी सरकार ने लगभग सभी क्षेत्र को अंशतः या पूर्णतः विनिवेश कर दिया है। ठीक है ना? तो हम लोग उदारीकरण कर रहे हैं, लेकिन अब बताया आपको मैंने 2090 के आते सरकार हर क्षेत्र में घाटा चल रही है, तो एक विनिवेश नीति बनी। इसी समय हमारा देश बहुत आर्थिक संकट से गुजर रहा था। ठीक है ना? ऐसी स्थिति थी कि हमारे जो विदेशी मुद्रा भंडार है, जैसे मान लीजिए हम कुछ खरीदते हैं अमेरिका से, जापान से, जर्मनी से, कहीं से, तो हम क्या रुपया नहीं देते हैं, वहां क्या देते हैं हम लोग? उस देश की मुद्रा देते हैं, डॉलर। अगर हम अमेरिका से डॉलर देंगे, जापान से क्या देंगे? जापान से खरीदने पर